हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी की कुछ सीरीज जिसमें हम लोग पॉलिटी को टॉपिक वाइज पूरी तरीके से फिनिश कर रहे हैं। ये जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, ये जो लेक्चर्स कंडक्ट हो रहे हैं, ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको जो भी मैं लेक्चर्स आपको करा रहा हूँ वो बेसिकली मेंस पर्सपेक्टिव से हैं। अगर आपका मेंस पर्सपेक्टिव से सब कुछ क्लियर होगा तो डेफिनेटली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में आप अच्छा कुछ कर पाओगे। कुछ चीज़ें हम लोग ने डिस्कशन कर ली थी, जैसे हम लोग ने बात की थी अपने प्रॉपर सेकुलरिज्म के ऊपर बात की थी, और भी हमने टॉपिक्स को देखा था, आइडियल्स के ऊपर हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अब हम आज की जो पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं सोशलिज्म। अब ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे, जैसा कि हर बार पूछता हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि एज ऑफ 26 जनवरी 1950, 26th of January 1950, India was what? India was sovereign. दूसरा democratic. Third is your republic, and fourth is your socialist. Fifth is your secular. आपके ऑप्शंस हैं, your options are option A. Your A is 1, 2 and 3 only. Option B is 1 and 2 only. Option C जो है वो all है. Option D जो है वो 4 and 5 only. अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? आई होप आप लोग दे पाओगे आंसर। इसका आंसर क्या होगा? जस्ट जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? व्हाट वुड इट बी इट्स आंसर? अब देखिए, आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, तो मुझे भी पता है कि कुछ कॉन्फ्रेंट्स हो सकते हैं इसमें, बट जो लोग भी इसमें कह रहे हैं ए 1 2 3 जो लोग कह रहे हैं, बिकॉज ए का ऑप्शन बहुत लोग हो सकता है क्योंकि तो सेकुलर है, वो ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, मैं इसको CAA लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये ऐड हुआ था। ये दोनों वर्ड्स तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि जब ये 1976 में ऐड हुआ है, 1976 में ये दोनों वर्ड ऐड हुए हैं, तो उसके पहले 1950 में, 1950 में इंडिया सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर इज सी, ऑल। सर, कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड्स हैं वो ऐड हुए थे 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये वर्ड्स सिर्फ ऐड हुए थे। ऐसा नहीं था कि ये इंडिया था नहीं सेकुलर या इंडिया सोशलिस्ट नहीं था। समझ गए? तो ऐसे समझिए आप कि जो कपूर एंड सन्स का बोर्ड है, अब कपूर एंड सन्स का बोर्ड ना भी लगाऊं तब भी तो अंदर कपूर साहब ही रह रहे हैं। समझ गए? तो यही चीज है। बी वेयर ऑफ डॉग लगाया मैंने बाद में। अब बी वेयर ऑफ डॉग मैंने तब लगाया जब किसी को वो कुत्ता काट लिया, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि बी वेयर ऑफ डॉग का बोर्ड लगाने के बाद कुत्ता मैं लेके आया हूँ या डॉग मैं लेके आया हूँ घर में, ऐसा तो है नहीं। वो डॉग पहले से ही घर में था, जब उसने काट लिया तो मैंने ये हिदायत दे दी बी वेयर ऑफ डॉग। तो पर्टिकुलरली द थिंग इज कि हम लोग ने प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमने बस ये दुनिया को बताया कि सर हम ये सेकुलर और सोशलिस्ट भी हैं, और हम ये थे पहले से ही थे। तो ये जो आप किसी को लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों के आंसर्स गलत भी हुए हैं, इस वजह से मैंने ये चीज़ को डिस्कस करना सही समझा। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर थिंग। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप पहले से ना हो
और आपने ये बाद में, मतलब आपने बस ये किया है, आपने प्रियम्बल में इसको बाद में ऐड किया, ये दोनों वर्ड्स ऐड किए हैं, दैट्स इट। इसको आप इतना सिंपली जो आप समझ सकते हो वो यही है कि हमने बस क्या किया, हमने बस इसको बाद में ऐड किया। भाई डॉग पहले से रह रहा था वहाँ, बोर्ड हमने बस बाद में लगाया, दैट्स इट। तो प्रियम्बल में भी ये जो इंडियन सेकुलर और सोशलिस्ट वाला जो वर्ड है वो बाद में हम लोग ने सिर्फ ऐड किया है, जबकि पहले से इंडिया था। अब आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, सोशलिस्ट। अब ये जो आइडिया है ना सोशलिस्ट, ये सोशलिज्म जो आइडिया है ना सोशलिस्ट, दिस आइडिया इज वेरी सिंपल। दिस मतलब इट, आई कैन से कि इट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सट्रीमली सिंपल। एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सट्रीमली सिंपल, ये दोनों हम कह सकते हैं। अब व्हाट्स द रीज़न फॉर दिस, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए होता क्या है, इसको ना, ये आइडिया तो बहुत सिंपल था, लेकिन जो थिंकर्स थे ना उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। जो स्कॉलर्स थे दे हैव कॉम्प्लिकेटेड इट अ लॉट। तो अब मेरे हिसाब से हम लोग उतना ही पढ़ना चाहेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। सोशलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो ये आपने अपने घर में भी बहुत देखा होगा, बट उसको पहचाना नहीं होगा। आपके घर में भी ये चीज़ होती है बट उसको आप शायद पहचान ना पाए हो। अब घर में किस प्रकार से होती है मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब था, तो मतलब था क्या, मैं हूँ, वी वर द फैमिली ऑफ 6। हमारी 6 लोग की फैमिली थी, 6 पीपल इन आर फैमिली। भाई दादा दादी मम्मी पापा मैं और मेरा भाई, दिस वॉज आर फैमिली। हम लोग, मतलब इसमें क्या था, 2 फीमेल फीमेल एंड 4 मेल्स। 4 मेल्स हम लोग ने, हमारी ये कुछ फैमिली थी। अब एक दिन क्या होता है, हमारे पिताजी जो थे वो क्या लेके आते हैं, एक लेके आते हैं क्या सर, वो एक लेके आते हैं तरबूज, वाटरमेलन। वो वाटरमेलन लाते हैं एक दिन कि भाई गर्मी हो रही है, बढ़िया बढ़िया वाटरमेलन है, चलो सब मिलके खाते हैं। अब होगा क्या, अगर आप देखो तो माय फादर वाज ऑफ अ सोशलिस्ट नेचर, मतलब वो थोड़ा सोशलिज्म पे बिलीव करते थे। तो अब आप एक बात बताइए, ये जो तरबूज है, तरबूज का यूज़ जो होगा वो कैसे होगा कि कोई भी भूखा ना रहे या कोई ऐसा ना हो जो छूट जाए, सबको मिले। तो क्या होगा सर, होगा कुछ नहीं सर, बस इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको हम लोग कितने पीसेस में कट कर देंगे, 6 पीसेस में। हम लोग इसको 6 पीसेस में कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब सबको ये तरबूज जो था, ये जो वाटरमेलन था, सबको एक एक पीस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सब लोग एडल्ट हैं और सबकी नीड इक्वल है। मतलब ऑल आर एडल्ट एंड नीड इज इक्वल। नीड इज इक्वल तो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इक्वल। टी इज ऑल्सो इक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इक्वल। हमने ये देख लिया, हो गया, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यही तो क्या है, इसी को तो हम लोग सोशलिज्म कहते हैं। दिस इज सोशलिज्म, सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं आपको बताऊं कि सब जो है, जो जितना मर्जी चाहूं मैं उसको कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं। अब मैं इसको आगे जाते जाते जितना मर्जी चाहूं मैं कॉम्प्लिकेट भी कर सकता हूं, बट अगर मैं आपको सिंपली एक नॉर्मल भाषा में बात करूं तो दिस इज योर सोशलिज्म। ये जितना मर्जी कॉम्प्लिकेट हो सकता है। आप देखो, गांधीयन सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो अपना नाम लगा लगा के ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेट ही तो हुई हैं। अब कैसे हुई हैं वो भी हम लोग देखेंगे। बट मैं अगर आपको सिंपली एकदम एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, तो यही आपका सोशलिज्म है। जो रिसोर्सेज हैं वो सबको मिलने चाहिए और बराबर मिलने चाहिए। दिस इज व्हाट परफेक्ट सोशलिज्म, ये हम लोग ने देखा। अब आइए मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसका एक है कि जो भी है सबका है, हम सबको देंगे, जो है सबका है। मगर इसमें ना थोड़ी डाइवर्सिटी या वैरायटी आप कह सकते हो, इसमें कुछ वैरायटी भी है। दिस इज व्हाट सोशलिज्म। सोशलिज्म भाई क्या हुआ, ये जो तरबूज आया ये सबको इक्वली मिला, सबको बराबर मिला। तो नीड सबकी इक्वल थी तो सबको बराबर भी मिला, राइट। तो यही चीज तो है सोशलिज्म। छह लोग थे, 6 को हम लोग को तरबूज मिल गया, हम लोग को वाटरमेलन मिल गया, उस हिसाब से हम लोग ने सारी चीजें देख ली। तो ये सोशलिज्म हो गया। अब इसमें कुछ वेराइटी भी है। इसमें क्या वेराइटी है, और वो वेराइटी जो है वो हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो वेराइटी है वो हमको
समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट वरी अबाउट चाइना, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर नॉर्थ कोरिया, इन सब के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि कम्युनलिज्म और ये सोशलिज्म जो है वो क्या है, ये डिफरेंसेस क्या हैं, इन सब के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, बिकॉज जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वो आपके जीएस के लिए मच मोर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके जीएस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन, मतलब डिस्कशन छोड़िए, आप अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें मत लेके आइएगा। अब देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे के टाइम पे ले चलना पड़ेगा, पहले के टाइम पे। और वो पहले का टाइम कब है? यूएसएसआर, ये है यूएसएसआर। अब ये डिसइंटीग्रेशन के पहले की बात हो रही है, जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ था उसके पहले की बात हो रही है। अब यूएसएसआर वाज नोन टू बी अ कंट्री जहाँ पे सोशलिज्म जो था वो प्रिवेल करता था, मतलब यूएसएसआर वो कंट्री थी जहाँ सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। बहुत अच्छी बात है। अब इफ़ आई आस्क यू कि आइडिया ऑफ सोशलिज्म प्रिवेल्ड इन विच कंट्री, यूएसएसआर, इंडिया या रशिया, तो आप क्या बोलोगे इसमें? आइडिया ऑफ सोशलिज्म प्रिवेल्ड फॉर इन विच कंट्री, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमने क्या देखा, ये एक यूएसएसआर है, यूएसएसआर है हमारे पास। होता क्या है, यहाँ पे सोशलिज्म था। अब सोशलिज्म किस तरीके से था, मैं एक आपको एग्जांपल के तहत बताता हूँ कि देयर वाज अ फैमिली, देयर वाज अ फैमिली। अब ये जो फैमिली थी, इसमें क्या थे, इसमें 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे। दीज आर रशियन, मस्त आदमी, बच्चे जो हैं ये रशिया अपने जो थे वहाँ पे 4 बच्चे रहते थे। और इनकी मदर थी, बट मदर वाज ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट शी वाज अ रशियन, शी वाज रशियन। हंसिए नहीं, अभी रशियन पे दिमाग न लगाइए प्लीज़, जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए। और इनके लुक्स के साथ हम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये लीजिए। अब इनका नाम क्या है, मैं इनका नाम भी दे देता हूँ। हिज नेम इज़ राम, ही इज़ श्याम, श्याम, ही इज़ घनश्याम, एंड ही इज़ बाबू। और इनकी मदर है, इनका नाम है उषा जी, उषा जी, बट शी इज़ रशियन। अब ये जो उषा जी थी, ये किस चीज़ में बिलीव करती थी? ये बिलीव करती थी सोशलिज्म में। भाई ये किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी और सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बिलीव करती थी। सोशलिज्म मतलब इनको किसी भी तरीके से सोशलिज्म प्रिवेल करना ही था। शी बिलीव्ड इन सोशलिज्म सो मच कि ये जो थी उषा जी, ये सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी। मतलब इतना ज़्यादा कि एक बार क्या हुआ कि ये एक ग्रेप्स लेके आई, एक क्या, ये ग्रेप्स लेके आई। अब ग्रेप्स कैसे, ये ग्रेप्स भी काउंट करके लेके आई, मतलब कि उसमें जो ग्रेप्स के गुच्छे के साथ खरीदते हो ना आप केजी के हिसाब से, बट ये काउंट करके ले आई कि इतने दाने होने चाहिए। तो इसमें कितने दाने वो लेके आई? 100 ग्रेप्स लेके आई। शी बॉट 100 ग्रेप्स, और 100 ग्रेप्स को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। 100 ग्रेप्स को इन्होंने यहाँ पे चारों के बीच में रख दिया, अपने बच्चों के बीच में रख दिया। अब अगर सोशलिज्म होना चाहिए, तो टेक्निकली अगर मैं देखूं सोशलिज्म होना चाहिए तो किसको कितने मिलने चाहिए भाई? सबको 25 मिलने चाहिए। ये 25, ये 25, ये 25, एंड बाबू शुड ऑल्सो गेट 25। यही होना चाहिए, राइट? अगर सोशलिज्म प्रिवेल हो रहा है तो सबको 25-25 ग्रेप्स मिलने चाहिए, 25, 25, 25 एंड 25। बट आप बताओ मेरे को, भाई आप लोग के भी भाई बहन होंगे, अगर कोई चीज़ सामने रखी है और वहाँ पे 4-5 लोग हैं, ठीक है, 4-5 लोग हैं, और मैंने एक मान लीजिए बोल में ग्रेप्स रख दिए, तो कोई ऐसा भी तो होगा, कोई ऐसा होगा जो जल्दी खा रहा है, कोई ऐसा होगा जो दोनों हाथ से खा रहा है, कोई ऐसा होगा जिसका अभी दुनिया से विश्वास नहीं उठा है, वो आराम आराम से खा रहा है। बिल्कुल होगा। तो इससे होगा क्या, मतलब इससे क्या चीज़ हो सकता है? ये लोग क्या एक पेस पे खाएंगे, एक ही स्पीड से खाएंगे? नहीं। तो अगर आप इन अंगूर को ओपन कंजम्पशन के लिए रख दो, ओपन इन द सेंस अगर ऐसे बीच में एक कटोरे में रख दो कि भाई लो सब लोग अपना खा लेना, अगर ऐसे आप रख दो तो होगा क्या, जब तक ये जो बाबू है, जब तक ये बाबू 5 खाएगा, तब तक जो राम है वो कितना खा जाएगा? 50 खा जाएगा। तो हो सकता है तब तक ये 30 खा जाएगा, राइट? तो
ये क्या हुआ, इसने 50 खा लिए, इसने 30 खा लिए, इसने 5 खाए। हुआ क्या, हुआ ये कि एक तो भूखा रह गया ना। चलिए ठीक है, ये खा लिया, इन्होंने खा लिया, और ये क्या हो गया इसका, ये तो भूखा रह गया। अब क्या करेंगे इस पे, तो ये सोशलिज्म किस तरीके का है जहाँ पे एक बंदा भूखा रह जा रहा है, ये कैसा सोशलिज्म है, राइट। तो ये जो भूखा है, ये भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर जब माँ आएंगी तो वो क्या कहेंगी, माँ आएंगी तो क्या कहेंगी, मेरा बाबू भूखा है। ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, मेरा बाबू भूखा नहीं रहना चाहिए, मेरे बाबू ने खाना खाया होना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आएंगी तो माँ क्या करेगी, अब इसमें जो मदर होंगी वो क्या कर सकती हैं, मदर क्या करेंगी, मदर क्या करेंगी, जो उषा जी हैं वो क्या करेंगी, ये जो है ये क्या करेंगी, जो अदर जो भूखा बच्चा है, भाई एक लोग को क्या हुआ इसमें, आप देखो ना इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि कुछ लोग तो ज़्यादा खा लिए और कुछ लोग ऐसे हैं जो खा ही नहीं पाए। तो कुछ लोगों ने ज़्यादा खाना खा के ओवरफेड हो गए, इतना ज़्यादा खा लिए कि अब उनको उल्टी आ रही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़रा सा खाना नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब मदर इसमें क्या करेंगी, मदर को अगर सोशलिज्म प्रिवेल करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये सारे ग्रेप्स का कंट्रोल वो खुद ले लें, ये जो पूरा ग्रेप्स है उसका कंट्रोल वो खुद रखें और वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब ये पहले कंट्रोल लें और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करें। अब आप ऐसे देखो ना कि जब यहाँ पे रख दिया है और इसने कितना खाया, इसने खाया 50, तो जब इसने 50 खाया तो इसने क्या कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन ही तो कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी तो इसी से हो रही है। भाई एक आदमी 5 खा रहा है, एक आदमी 50 खा रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ही तो हुआ, तो इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी बढ़ रही है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कि जो मदर उषा जी हैं वो क्या करें, वो पूरे जितने भी ग्रेप्स हैं उसको कंट्रोल में लें अपने, और उसको कंट्रोल में लेने के बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करें 25-25 ईच, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इससे क्या हो जाएगा, इससे सोशलिज्म आएगा, तभी तो सोशलिज्म आएगा। अब ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं ये जो अंगूर हैं, ये जो ग्रेप्स हैं, मैं इसको आपके पर्टिकुलर जो पॉलिटी के रिसोर्सेज हैं या आपके जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनसे, सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनसे मैं रिप्लेस करता हूँ। अब किस तरीके से रिप्लेस करता हूँ देखिए, अब ये जो चीज़ है इसी को आप ये समझ लीजिए, जो अंगूर हैं ये आपके सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं, जैसे जैसे सर लैंड, ऑयल, फूड, एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, उसके बाद माइंस, ये सब क्या है, XYZ और भी ज़्यादा है इसमें, ये सब क्या है, ये हमारे सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं। अब जो सोसाइटी के ये रिसोर्सेज हैं, सोसाइटी के ये रिसोर्सेज हैं, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमने इसको रख दिया ओपन कंजम्पशन, जैसे पहले हमने यहाँ पे रखा था कि जाओ बेटा ये रखा हुआ है कटोरे में खा लो, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस लैंड को, जितनी ज़मीन है उसको छोड़ दिया कि भैया जाओ ले लो आप लोग मिल बांट के। तो क्या मिल बांट के लेंगे, नहीं, इनके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा लैंड हो और इनके पास लैंड ही ना हो, ये लैंडलेस हो, लैंडलेस, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा ना हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन वन हैंड ना हो, इसके लिए हमें इन सब का कंट्रोल किसको देना है, उषा जी को। मतलब उषा जी जो यहाँ पे हैं वो क्या है, स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट है। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, ये क्या करेंगी, ये सबका कंट्रोल रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो अब मेरा कहने का है मतलब कि इफ़ यू वांट सोशलिज्म, ये रिसोर्सेज सभी तक पहुंचने चाहिए। भाई ये जो लैंड है वो इनके पास भी होनी चाहिए, इनके पास भी, इनके पास भी, और इधर इनके पास भी, घनश्याम श्याम राम बाबू सबके पास ये सारे जो रिसोर्सेज है वो होने चाहिए। लेकिन आप ऐसे बताइए, रिसोर्सेज तभी पहुंच सकते हैं ना जब किसी के कंट्रोल में हो। तो कंट्रोल में कौन लेगा, कंट्रोल में लेंगी उषा जी, और उषा जी जब कंट्रोल में लेंगी तो क्या करेंगी, वो सबको बराबर बांट पाएंगी। मतलब आप ऐसे सोचिए कि लैंड अगर खुला छोड़ दिया गया, अगर लैंड जो है वो खुला छोड़ दिया गया तो जाहिर सी बात है कि कोई होगा ऐसा जो पावरफुल होगा, जो पावरफुल होगा उसके पास सारी ज़मीन चली जाएगी, और जो गरीब होगा या जो पुअर होगा उसके पास, जो पावरलेस होगा उसके पास ज़रा सी भी ज़मीन नहीं बचेगी। दिस इज़ द थिंग कि उसके पास ज़रा सी भी ज़मीन नहीं बचेगी। तो ये तो सोशलिज्म नहीं हो रहा है।
सोशलिज्म ऐसे तो नहीं प्रिवेल कर रहा है, तो इसी को हमें प्रिवेल करवाना है। इसीलिए समवन शुड कंट्रोल दिस, कि कोई ऐसा होना चाहिए जो कंट्रोल करे, और वो कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को, जब सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करके डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट नेशनलाइजेशन। परफेक्ट नेशनलाइजेशन। परफेक्ट नेशनलाइजेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नेशनलाइजेशन। मतलब सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट। लैंड है तो सारे लैंड किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे। अगर आपके पास माइंस हैं तो सारी माइंस किसकी होंगी? गवर्नमेंट की होंगी। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या अचीव किया? परफेक्ट नेशनलाइजेशन। आपने देखा कि एवरी रिसोर्सेज बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, every resources is controlled by government and every resources is run by government। मतलब सब चीज जो है वो गवर्नमेंट की है, हर चीज का कंट्रोल गवर्नमेंट करेगी, हर चीज को रन करेगी गवर्नमेंट। बैंक है तो सरकार चलाएगी, अगर ऑयल फील्ड है तो उसको भी सरकार चलाएगी, उसको भी सरकार चलाएगी। बैंक सरकार चलाएगी, ऑयल फील्ड सरकार चलाएगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी सरकार चलाएगी। तो ले दे के देखा जाए तो हर चीज जो भी होगी वो कौन चलाएगा? आपकी सरकार चलाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, अगर सब कुछ सरकार चलाएगी तो हम क्या करेंगे भाई? हम लोग वहाँ पे मजदूरी करेंगे, हम लोग वहाँ पे लेबर रहेंगे। लेबर इन द सेंस उसको मत समझना, लेबर इज एवरीथिंग। मतलब जो भी हम लोग वहाँ पे वर्क है तो वी विल बी वर्किंग लाइक अ लेबर, बिकॉज दे हैव कन्वर्टेड एवरीबडी इक्वल, बट एवरीबडी हैज बीन मेड लेबर। वो सब उनको, उन्होंने, गवर्नमेंट ने सबको क्या बना दिया? सबको इक्वल बना दिया, लेकिन जो सब लोग हैं वो क्या बन गए हैं? अब वो लेबर बन गए हैं। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लेबर बनना है वहां पे, राइट। आप ऐसे सोचो कि अगर आप यूएसएसआर में हो, इफ यू आर इन यूएसएसआर, आप यूएसएसआर में हो, और आप ऐसे सोचिए कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्यों सर, क्यों बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हो? बिजनेस इसलिए नहीं स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लैंड। आपको लैंड चाहिए, लैंड खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए आपको रियल एस्टेट में बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे डीएलएफ वगैरह नहीं है, उस टाइप से आपको वो चाहिए, खरीद बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब आपको उसके लिए लैंड चाहिए, लैंड। लेकिन आप लैंड जो है वो खरीद ही नहीं सकते यूएसएसआर में, राइट? क्यों? क्योंकि दिस लैंड बिलोंग्स टू हुम। ये जो लैंड है, ये लैंड किसको बिलोंग करती है? गवर्नमेंट को। तो आपके पास ओनरशिप ही नहीं है, मतलब प्राइवेट ओनरशिप अलाउड ही नहीं है। जब प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं है तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर कोई भी सामान आपका है ही नहीं। अगर आप देखो तो यहाँ पर कोई भी सामान आपका है नहीं, सरकार अपने पास रखेगी, सरकार खुद चलाएगी और आपको उसका फायदा देगी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे सबके पास 2 BHK होगा। राम विल ऑल्सो गेट 2 BHK, श्याम विल ऑल्सो गेट 2 BHK, घनश्याम विल ऑल्सो गेट 2 BHK एंड बाबू विल ऑल्सो गेट 2 BHK। तो कहीं ना कहीं लगने ना बड़ी मस्त चीज़ है भाई, सबके पास 2 BHK। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि रियल एस्टेट में बिजनेस करो तो नहीं, 2 BHK दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, अब बस इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दूंगा, और दूंगा तो सबको दूंगा, नहीं तो किसी को नहीं दूंगा। दिस इज द थिंग। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे तो, मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे तो लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है, मस्त एकदम, कि भाई टेंशन नहीं ओवर, सब लोग बराबर हो गए। इतनी जो धक्का मुक्की थी सब कुछ खत्म, आराम से मस्त बैठिए, आपको गवर्नमेंट जो भी दे रही है वो सबको दे रही है, एंड यू आर इक्वल, यू आर इक्वल। मतलब सब लोग बराबर हैं, सब लोग ही तो बराबर हो गए भाई, टेंशन ही खत्म हो गई। तो आपको क्या लगता है? आप देखो ना, मुझे लगता है कि ये चीज़ एकदम सही है कि भाई सबको इक्वल मिल रहा है, सबको बराबर चीज़ें मिल रही हैं। मैंने अपना काम किया, मेरे को 2 BHK फ्लैट मिल गया, या मैं अपना देख रहा हूँ लैंड खरीदना चाह रहा हूँ, मेरे को 2 BHK मिला, अगले को भी मिला। लेकिन सर देखिए, यही तो प्रॉब्लम है लाइफ की, यही तो टेंशन है। अब टेंशन क्या है कि मेरे पास 2 BHK है, उसके पास 5 BHK, यही तो टेंशन है। और यहाँ देखा जाए तो टेंशन खत्म, टेंशन तो खत्म हो गई ना सर। लाइफ की टेंशन क्या है कि मेरे पास 2 BHK, उसके पास 5 BHK। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है कि आप लीजिए सर, आपके पास भी 2 BHK रहेगा, उसके पास भी 2 BHK रहेगा, अगर उसके पास 5 है तो आपको भी 5 मिल जाएगा, डोंट वरी। ये चीज़ गवर्नमेंट ने किया। लेकिन सर आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि आप ये लेक्चर क्यों कर रहे हो, आप जो मेरा लेक्चर कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि यू वांट 3 BHK सरकारी बंगला, है ना? आपको चाहिए 3 BHK का सरकारी घर,
कुछ एक नौकर चाकर, कुछ आपके गार्ड्स, आपको ये चाहिए, तभी आप शायद ये लेक्चर कर रहे हो और इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज राइट। अब आपकी डिजायर यही है, मतलब डिजायर तो यही है भाई कि आप बाकियों से बेहतर मिले आपको। और क्यों मिले? क्यों मिले? क्योंकि ये जो भाई यही चीज तो टेंशन क्रिएट कर देती है, बाकियों से बेहतर मिले हमको, बाकियों से बेहतर मिले, यही तो टेंशन क्रिएट करती है। अब देखिए, सब बराबर है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। अगर सब बराबर है तो टेंशन ही नहीं। मैं वर्क करूंगा अगर, तो मैं किस लिए? क्योंकि मुझे भाई सबसे बेहतर मिले, जो बाकी लोग हैं उनसे बेहतर मिले, इसलिए मैं वर्क करूंगा, राइट? लेकिन आप ऐसे सोचो ना कि यही तो टेंशन का क्रिएट कर रहा है, इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इधर उधर सब सारी चीजें वो क्यों करनी पड़ रही? बिकॉज दिस इज द थिंग, राइट? ये एक चीज है। अब मैं आपसे ऐसे बात करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हुआ क्या, मैं एक दिन रेस्टोरेंट में बैठा था, तो हो सकता है बहुत लोगों ने ये किया भी हो। देर वॉज अ लेडी जो चिल्लाते हुए आई कि ओ सर, मेरा आईफोन देखा, मेरा आईफोन देखा, मेरा आईफोन देखा। उसने कुछ चीजें छोड़ दी थी, आती है दौड़ के बोलती है मेरा आईफोन देखा, मेरा आईफोन देखा। अब मैं वैसे तो बताने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये सुना मेरा आईफोन देखा, आईफोन देखा, मैं तुरंत अपना सैमसंग जेब में डाल लिया। मैंने अपने पॉकेट में रख लिया अपना सैमसंग। अब पॉइंट इज कि मैंने भी यही सोचा कि यार आईफोन की अलग ही इज्जत है। मैंने भी ये सोचा कि अब मैं दिन में 4-5 क्लासेस लूंगा और मैं भी आईफोन लूंगा। और सर यही तो प्रॉब्लम है लाइफ की, यही तो टेंशन है लाइफ की। टेंशन इज कि यूएसएसआर में एकदम सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी टेंशन क्या है कि हमें भी अब चाहिए आईफोन। लेकिन यूएसएसआर में क्या है कि सबके पास क्या है? नोकिया। सबके पास उन्होंने नोकिया दे रखा है, और वो भी बटन वाला। उन्होंने सबको नोकिया वाला फोन दिया है, कहा है ये बटन वाला फोन पकड़ो और कुछ नहीं मिलेगा। नो आईफोन, नो सैमसंग, नो नथिंग। दिस इज द फोन, इसके ऊपर इसको सर पे फेंक के मारो और सबको मारते रहो, ये आपके पास रहेगा, बस दैट्स इट। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। मेरे को बैड फील नहीं करना पड़ा कि मेरे पास सैमसंग और उसके पास देखो आईफोन है। मेरे को ये फील नहीं करना पड़ा। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि भाई उसके पास भी नोकिया हो गया, मेरे पास भी नोकिया है, उसके पास भी नोकिया है, सबके पास नोकिया है ना? ये चीजें आई। लेकिन इसको हम अगर बात करें तो दिस इज परफेक्ट केस ऑफ व्हाट? इक्वल सोसाइटी। यही तो है परफेक्ट इक्वल सोसाइटी। इसी को तो हम लोग कहते हैं परफेक्ट इक्वल सोसाइटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट इक्वल सोसाइटी। अब ये अच्छा है कि नहीं, ये आप बताओगे। दिस इज गुड और नॉट। आप देखो, जो भी आपके आंसर्स हों, आई होप आप लोग आंसर्स दे रहे होगे। बट देखो, क्लासेस करते टाइम आंसर्स बीच बीच में देते रहना। होता क्या है सर, देखिए बात ऐसे समझिए, पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि सबको बराबर बनाना है, इक्वल करना है, ये है वो है, जो भी है पॉइंट। पॉइंट ये है कि सर सबको बराबर बनाना क्यों है? वाई यू वॉन्ट टू मेक एवरी वन इक्वल? आपको सबको बराबर बनाना क्यों है? अब आप ये कहोगे इक्वालिटी की वजह से। सर कहने का मतलब ये है, आप इस टाइम पे क्लास कर रहे हो, आप ऐसे समझो कि आप इस टाइम पे क्लास कर रहे हो, आप आ रहे हो, क्लास कर रहे हो, भाई आप घूम भी तो सकते थे, आप घूमने भी तो जा सकते थे। ये शाम का टाइम है, बढ़िया सन इज डाउन, गर्मी का मौसम है, आराम से आप घूम सकते थे पार्क वगैरह में। वाई आर यू डूइंग दिस क्लास? वाई आर यू डूइंग दिस क्लास? आप ये जो क्लास है वो क्यों कर रहे हो? बहुत लोगों की तरह आप भी घूम सकते थे, जाते आप आराम से पार्क में, घूमते, कहीं पे जाते, घूमते, कर सकते थे ना। यू मस्ट, एनीवन मस्ट बी वेटिंग फॉर यू, कि आपका कोई वेट कर रहा होगा सीसीडी में कॉफी पीने के लिए। तो देयर वाज अ चांस कि आप भी घूम सकते थे। लेकिन आप अगर क्लास कर रहे हो तो यू आर मेकिंग एन एफर्ट, आप एफर्ट कर रहे हो, और इस एफर्ट की वजह से यू डिजर्व बेटर। तो अगर आप डिजर्व कर रहे हो बेटर, तो हमें आपको इक्वल क्यों बनाना है? वाई वी वॉन्ट टू मेक यू इक्वल? क्योंकि लोग इक्वल हैं भी तो नहीं, अगर देखा जाए तो लोग इक्वल हैं भी तो नहीं, राइट? इक्वल तो है नहीं लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर एफर्ट कर रहे हो तो आप डिजर्व भी कर रहे हो, राइट? यू आर डिजर्विंग ऑल्सो। तो वाई इज देयर नीड कि जो घूम रहा है और जो एफर्ट कर रहा है वो दोनों सेम लेवल पे हो? जो घूम रहा है और जो एफर्ट कर रहा है वो दोनों सेम लेवल पे क्यों हो? वाई इज देयर अ नीड कि जो बंदा घूम रहा है और जो एक एफर्ट करके पढ़ रहा है इस टाइम पे, वो दोनों सेम लेवल पे हो? क्योंकि दिस इज नॉट वो। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो भाई यूपीएससी का सोचते भी नहीं है कि मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, आई डोंट हैव दैट मच पेशेंस कि मैं इस तरीके से लंबी जर्नी में कर पाऊँ। बट आप कर रहे हो ना। तो अगर आप इसमें ये चीज कर रहे हो, आप इसमें एफर्ट मार रहे हो, तो यू डिजर्व।
यू डिजर्व कि आपको ज़्यादा मिले, यू डिजर्व बेटर देन देम। ठीक है, आप अगर एफर्ट कर रहे हैं तो आप उनसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो, इसलिए आप कर रहे हो, आपको मिलना चाहिए। माओ माओ तो यहाँ तक लेवल पे पहुंच गया था, इस लेवल पे पहुंच गया था, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट, एवरीबडी इन गवर्नमेंट एवरीबडी इज वर्किंग फॉर गवर्नमेंट, वेदर यू आर एन आईएएस ऑफिसर और यू आर अ पियोन, आप वर्क किसके लिए कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के लिए ही वर्क कर रहे हो, तो वाई शुड आईएएस बी गेटिंग मोर सैलरी देन पियून। उसने ये तक कह दिया था, इनकी जो सैलरी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। मतलब ये बेवकूफ़ी ही तो है, आप ऐसे देखो, ये बेवकूफ़ी ही तो है भाई, सबकी सैलरी कैसे इक्वल हो सकती है? क्या जो पियून है, इज पीएन डूइंग द सेम जॉब एज आईएएस ऑफिसर? जो पियून है वो क्या आईएएस ऑफिसर की जॉब कर रहा है? वो सेम जॉब कर रहा है भाई? ऐसा देखिए ना कि आईएएस ऑफिसर जो है उसको दिमाग लगाना पड़ता है, उसको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, और वो घर, उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, वो घर जाता है तब भी उसका दिमाग चलता रहता है कि यार इसको कैसे कर सकते हैं, वो 2 बजे ऑफिस पहुंच जाएगा। बट दिस इज नॉट द केस विद द पियून। केस ये जो पियून के साथ थोड़े ना ये केस, वो 9 to 5 अपनी जॉब करेगा और उसके बाद घर जाएगा, घर जाके उसको दिमाग इतना नहीं लगाना है, वो नहीं आएगा 2 बजे ऑफिस, उसकी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन आईएएस ऑफिसर की नीड पड़ेगी और उसको करना भी पड़ेगा। आप देखो ना, पार्लियामेंट भी तो काम कर रही है 4-4 बजे तक, क्यों? क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी ज्यादा है। और इफ यू आर सेइंग पार्लियामेंट 4 बजे तक काम कर रही है, क्योंकि दे अभी देखो आप, अभी रिसेंट की बात, उन्होंने लॉ पास किया था, बिल पास किया था, सॉरी। तो आप ऐसे देखिए कि वो 4 बजे तक वो बिल पास हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट न्यूज आई थी कि वो 4 बजे तक लोगों ने बिल पास करवाया है। और फिर एक कहीं पे मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट रिक्शा वाला, रिक्शा पुलर, वो सो रहे हैं उस टाइम पे, तो दे आर नॉट डिजर्विंग सेम थिंग ना? वन पर्सन हु इज वर्किंग, हु इज messing his mind again and again, and one person who has just pulled a rickshaw and is sleeping after having some liquid, तो दे आर नॉट ऑन अ सेम लेवल। तो हमें क्यों बनाना है सबको? हम क्यों सबको 2 BHK दें? कि जो पार्लियामेंट में वर्क करके आ रहा है उसको भी 2 BHK दे रहे हैं, वो 4 बजे आ रहा है, और ये बंदा जो 6 बजे सो चुका है उसको भी हम 2 BHK दें? तो दिस इज नॉट अ केस, ये चीज हमें नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर यूएसएसआर, अगर इन यूएसएसआर इफ यू वांट टू बी एन अंबानी, अगर आपको यूएसएसआर में अंबानी बनना है तो आप नहीं बन सकते हो, आप नहीं बन सकते हो, बिकॉज यू कैन नॉट ओन एनीथिंग, आप खरीद नहीं सकते हो, उसको ओन नहीं कर सकते हो, नॉट अलाउड। सब लोग क्या है, दे ऑल आर लेबर इन यूएसएसआर, ऑल आर लेबर, और ऑल आर लेबरर। तो अब ये जो है, व्हेन आई नो आई विल नॉट गेट एनीथिंग, मतलब जब मुझे पता है, अब ऐसे सोचिए कि जब मुझे पता है कि मुझे कुछ नया मिलना ही नहीं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना ही नहीं है मेरे हार्ड वर्क के लिए, तो मैं क्यों करूंगा यार प्रिपरेशन? मैं क्यों ही कुछ एक्स्ट्रा करूं? अगर मुझे ये पता है कि मेरे को कुछ नहीं मिलना है, तो वाई वुड आई बी प्रिपेयरिंग मोर हार्ड, वाई वुड आई बी वर्किंग हार्ड? मैं क्यों हार्ड वर्क करूंगा अगर मुझे कुछ अच्छा मिलना ही नहीं है? तो भी तो मैं भी तो वैसे ही करूंगा। आप सोचिए, आप आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कल को ऐसा होता है कि आईएएस ऑफिसर की जो पावर है वो एक पियून की पावर को से मिला दी जाती है, मतलब बराबर कर दी जाती है, आईएएस ऑफिसर की पावर को कम करके पियून की पावर के बराबर लिया जाता है। तो यार तुम क्यों यूपीएससी करोगे? तुम पियून का पेपर निकालोगे ना, उस टाइम पे आपके अंदर ये थोड़ी ना रहेगा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो इंसेंटिव फॉर वर्किंग हार्ड। और इंसेंटिव नहीं है तो इसमें क्या होता है, सोसाइटी इज ट्राइंग टू अचीव व्हाट, परफेक्ट दिस इक्वालिटी। सोसाइटी क्या अचीव करना चाह रही है? परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी। और इसमें क्या होगा, सब बराबर होंगे, बार बार नहीं लिखा है, बराबर है ये, सब लोग बराबर होंगे। तो मैं एफर्ट क्यों मारूं भाई, जब सब बराबर ही हैं तो मैं एफर्ट क्यों करूंगा? मैं एफर्ट करके करूंगा क्या, कहाँ जाऊंगा मैं एफर्ट करके? तो आई डोंट नीड कि मैं एफर्ट करूं कोई, राइट? तो दिस इज द थिंग, मैंने वही बताया ना आपको कि आईएएस ऑफिसर और पियून की पावर सेम कर दो, तो मैं क्यों आईएएस का पेपर निकालूं? मैं तो पियून का पेपर निकालूंगा, शायद वो ज्यादा ईजी होगा मेरे लिए, क्योंकि पावर तो इक्वल है, पैसा भी इक्वल है, पे भी सबका इक्वल है, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा तो मिल नहीं रहा जो मैं आईएएस ऑफिसर निकालूं, राइट? दिस इज द थिंग। लेकिन अब देखिए ना, मतलब कहने का है देयर इज नो इंसेंटिव फॉर वर्किंग हार्ड। अब ये जो मॉडल है, ये जो पर्टिकुलर मॉडल, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है ये देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ दिस मॉडल, ये जो मॉडल है इसकी प्रॉब्लम क्या है, हमें ये देखना है। अब देखिए सर, होता क्या है इसमें, हमने देखा कि ये जो चीज है क्या है, अनडेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक।
मतलब जबरदस्ती है ना यहाँ पे। तो क्या सर किस चीज की जबरदस्ती है कि आप प्राइवेट ओनरशिप रख ही नहीं सकते हो, ये तो जबरदस्ती है। ये कोई वो थोड़े ना है कि अनडेमोक्रेटिक किस टाइप से। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिएगा कि ये अनडेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि देयर इज जबरदस्ती कि भैया आप प्राइवेट ओनरशिप नहीं रख सकते हो, जो भी है सब सरकार का है, भारत सरकार का है। भारत सरकार सॉरी, मतलब यूएसएसआर सरकार का है, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। अब इससे दूसरी चीज क्या होती है, इट किल्स इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कहने का है कि मैं नया चीज क्यों सोचूं जब मैं प्राइवेट ओनरशिप कर नहीं सकता, मैं अपना बिजनेस धंधा कर नहीं सकता। आप ऐसे समझिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ओयो का जो कॉन्सेप्ट था, ओयो का कॉन्सेप्ट किसी यंगस्टर के ही मन में आया था। और क्यों आया था? शायद उस, अब वो सोचो ना कि वो चीज अगर वो ओपन ना कर पाता, वो अपना बिजनेस सेटअप ना कर पाता, तो वो इतना सोचता, दिमाग लगाता कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। बोट, तो आप देखते हो शार्क टैंक में कितने सारे नए नए इनोवेटिव आइडिया लेके लोग आते हैं। शार्क टैंक आप देखते हो उसमें इनोवेटिव आइडिया ही तो आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, जब उनको अगर पता होता, जो शार्क टैंक में आ रहे उनको पता होता कि मैं इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकता हूँ, मैं सोच जितना लूँ मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, तो क्या वो ये इनोवेशन जो है इसके ऊपर दिमाग लगाते? बिल्कुल ना लगाते सर, एकदम ना लगाते। वो दिमाग लगा के क्या करेंगे जब उसको एक बढ़ावा ही नहीं मिलना सरकार की तरफ से। आज की डेट में देखिए सोलर वगैरह है, उस पर कितना इंसेंटिव मिलता है, सॉरी सब्सिडी वगैरह मिलता है। एक टाइम था, अभी कुछ टाइम पहले, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था उस पर भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिल रही थी। क्यों? ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कितनी सारी अब कंपनी देखने के लिए हमें मिल गई है। पहले कितनी गिनिन चुनिंदा एकदम कंपनीज थी कि 3-4 कंपनीज थी, अब देख लो हर दूसरी कंपनी ट्राई कर रही है कि हम इलेक्ट्रिक में जाएं। तो ये इनोवेशन ही तो है, टेक्नोलॉजी ही तो बढ़ रही है, राइट। ये चीज हो गई, हम लोग ने देखा कि दो चीजें। लेकिन अब देखिए ना, इसका एक एडवांटेज भी है, एक एडवांटेज भी है इसका। एडवांटेज, इसका एक एडवांटेज भी तो है सर। एडवांटेज क्या है कि कोई भी इंसान क्या होगा, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। नो वन विल बी लेफ्ट आउट। किसी भी चीज में आप देखो, खाना है, अमीर को मिल रहा है तो फिर सबको मिलेगा, गरीब को भी मिलेगा, ऐसा है यहाँ पे। मतलब इक्वालिटी है, कोई भूखा नहीं सोएगा। इसका ये एडवांटेज भी है कहीं ना कहीं। तो इट इज ऑल्सो कि ये सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स एवरीबडी, सपोर्ट्स एवरीबडी, 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 ये सबको सपोर्ट करता है, कहने का ये मतलब है। बट देखिए, दिस विल पुश एवरीबडी टू बिकम इक्वल एंड इट विल किल इनोवेशन। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबको तो सपोर्ट कर दे रहा है, सबको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन दिस विल क्या, दिस विल पुश एवरीवन, एवरीवन टू बिकम इक्वल, इक्वल, एंड दिस विल किल इनोवेशन। भाई सब इक्वल ही है तो मैं अपना दिमाग नया क्यों लगाऊं? मैं अपना कुछ कर ही नहीं सकता। मैं अगर सब लोग इक्वल हो चुके हैं तो मैं अपना एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाऊं? मेरे को क्या पड़ी है कि मैं जाऊं कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाऊं और उससे मुझे कोई फायदा ना हो? तो आई विल नॉट वर्क, राइट। दिस इज द थिंग। अब देखिए, आते हैं हम लोग कहाँ पे, अपने भारत देश पे। अब इंडिया ने बोला यार कि हमें तो अचीव करना है, लेकिन ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा दिक्कत भरा है, हमें भी करते हैं, काम करते हैं। लेट्स ट्राई टू अचीव अ गोल ऑफ सोशलिज्म। मतलब गोल ऑफ सोशलिज्म। इंडिया ने कहा, क्या कहा इंडिया ने कहा, लेट्स ट्राई टू अचीव द गोल ऑफ सोशलिज्म। जो सोशलिज्म का गोल है उसको अचीव करने का ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि सोशलिज्म का गोल अचीव हो जाए। जो गोल है इसका, और इसका गोल क्या है भाई? इक्वालिटी वाला ही तो है गोल। परफेक्ट इक्वालिटी है कि नहीं वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब सोशलिज्म का गोल अचीव करेंगे हम, बट हमारा तरीका अलग होगा थोड़ा। मतलब वे विल बी डिफरेंट। मतलब कहने का है कि यार देखो, हम सोशलिज्म का गोल तो अचीव करेंगे, लेकिन जो गोल अचीव करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे यूएसएसआर कर रहा है, हम इस तरीके से नहीं करने वाले हैं। हमें क्या करना है? हमें करना है कुछ एक एक्स्ट्रा काम, हम कुछ अलग से करेंगे। और वो अलग से कैसे करेंगे? हम लोग ना हम लोग वेलफेयर रिसोर्सेज तो रहेंगे, वेलफेयर रिसोर्सेज इज देयर, बट इट शुड बी बेनिफिटेड। हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि इट शुड बी बेनिफिटेड टू ऑल द मेंबर्स एंड नोबडी विल कॉन्सेंट्रेट द वेल्थ। कहने का मतलब ये है कि हम कुछ इस प्रकार से सोशलिज्म करेंगे, हम कुछ इस प्रकार से सोशलिज्म करेंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो सबके पास पहुंचे। इट शुड रीच एवरीवन, एवरी पर्सन। रिसोर्सेज
should reach everyone, should reach every member and all the member should be benefited। ठीक है, इसमें मतलब यही कहने का मतलब है, it should reach everyone but there should not be concentration of wealth, but there should not be concentration of wealth। कहने का मतलब ये है सर हम इस तरीके से करना चाहते हैं कि सबके पास रिसोर्सेज भी पहुंचे और कोई एक ऐसा ना हो जो उसको क्या कर ले, कब्जे में अपने कर ले, या किसी एक के हाथ में सारी चीजें ना हो, ये हमने कहा। अब इस चीज को कहने के बाद कहा गया कि ठीक है सर, अब इसमें आप करेंगे क्या। अब इसको आप ऐसे समझिए, इंडिया ने कहा कि ये बात तो बढ़िया है कि जो है वो सबका है, वो सबको मिलना भी चाहिए, ये बात तो सही है, मैं इस पर अग्री करता हूँ, लेकिन ये गलत है ना कि लोगों को बराबर मिलना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए। भाई जो है, मान लीजिए कि कुछ भी एक चीज है, जैसे अभी हो रहा था कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, सबको बराबर मिले। इंडिया ने कहा जो है वो सबका है और सबको मिलना भी चाहिए, लेकिन बराबर मिलना चाहिए ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग बराबर हैं भी नहीं, लोग बराबर नहीं है, तो लोगों को बराबर नहीं मिलना चाहिए। अब आप ऐसे समझिए, इंडिया ने बोला हम थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वे में इस गोल को अचीव करेंगे। इंडिया अचीव्ड इट्स गोल थ्रू डेमोक्रेटिक वे। मतलब कहने का है कि इंडिया ने इसको थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वे के थ्रू अचीव करने की कोशिश की। अब देखो कैसे, इंडिया ने बोला हम थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन लेके आएंगे। किस तरीके से सर, बताइए जरा। अब देखिए हम वापस से आते हैं। अब ये जो है, ये कौन है, वही बाबू, घनश्याम, श्याम, और ये हो गया हमारा राम, और ये हमारी हैं कौन, उषा जी। इनके लुक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम, इनका लुक जो है वो लुक बरकरार रखेंगे। ये है हमारी उषा जी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इस बार हमने आपको कितने, हम ग्रेप्स कितने लेके आए थे, हम 100 ग्रेप्स लेके आए थे ना। इस बार हम क्या करेंगे ना, उन 100 में से, अब आप देखिए पहली बात तो जब ये ग्रेप्स लेके आई तो इन्होंने कुछ रूल्स भी सेट कर दिए। जो ग्रेप्स इन्होंने लाई, 100 ग्रेप्स में से पहले बात इन्होंने यहाँ पे रख दिए कितने, 80 ग्रेप्स, और 20 ग्रेप्स जो थे वो इन्होंने अपने पास रखे। 20 ग्रेप्स इन्होंने अपने पास रखे। यूएसएसआर क्या कर रहा था, 100 ग्रेप्स अपने पास रख रहा था, 25-25 बांट दिया सबको, ऐसे हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने 80 ग्रेप्स रख दिए कि भैया लो पकड़ो, ये कटोरे में रखा है, खा लो। अब इन्होंने इसके साथ कुछ रूल्स सेट कर दिए। अब वो रूल्स क्या थे, वो रूल्स ये थे कि कोई भी 5 से ज़्यादा नहीं खाएगा, मतलब सॉरी 15 से ज़्यादा नहीं खाएगा। नो वन विल ईट, कोई भी 15 से, रुको मैं लिख दे रहा हूँ, 15 से कम नहीं खाएगा, 15 से कम नहीं खाना है आपको, 15 से ऊपर ही खाना है। कोई 25 से ज़्यादा नहीं खाएगा, नॉट मोर देन 25, नॉट मोर देन 25। फिर उसके बाद एक और रूल रखा, कोई अपनी जेब में नहीं भरेगा, नो कीपिंग इन पॉकेट, और एक और रूल कि मुंह से निकाल के या मुंह से छीन के नहीं खाएगा, नो स्नैचिंग, नो स्नैचिंग। तो ये चार रूल रख दिए कि 15 से कम नहीं खाना है भाई आपको, नॉट लेस देन 15। कह दिया कि 15 से कम नहीं खाना, 25 से ज़्यादा नहीं खाना, कोई भी पॉकेट में नहीं रखेगा और कोई छीन के नहीं खाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे 80 ग्रेप्स रख दिए। अब हम लोग ने बताया था कि जो राम है वो कैसे खाता है, वो जल्दी जल्दी खाता है, वो जल्दी जल्दी खाता है, और ये जो है बाबू वो बहुत धीरे धीरे खाता है। तो इस बार क्या होगा, इस बार ये होगा कि 80 ग्रेप्स रखे हैं यहाँ। चलिए, जितनी देर में हमने देखा कि 25 ग्रेप्स राम ने खाए और राम हैज़ बीन नाउ सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो गया कि भाई 25 ग्रेप्स खा लिए, अब मेरा पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। श्याम ने भी 25 ग्रेप्स खाए, ये भी सेटिस्फाई हो गए कि अब मेरे को और नहीं चाहिए, मेरा हो गया। घनश्याम भाई थे, उन्होंने 20 ग्रेप्स खाए, इनका भी पेट भर गया कि अब नहीं।
लेकिन हुआ क्या कि अब देखिए कितना हुआ, 25, 25, 50, 20, 70 प्लस ये, अब कितने बजे, 10। इसने खाए 10 ग्रेप्स, 10 ग्रेप्स, और ये जो 10 ग्रेप्स में है ये क्या हो गया, ये रह गया भूखा, हंग्री, ये रह गया हंग्री, राइट। ये तो भूखा रह गया ना, क्योंकि अब तो ग्रेप्स खत्म, धीरे खाता था। अब मैटर ये है कि मदर वो क्या करें, अब ऐसा क्या हो गया, अब तो यार मदर जो है वो क्या करेंगी, वो करेंगी, ये लोग तो सेटिस्फाई हो गए, इन लोग का तो काम हो गया, लेकिन जो बाबू है वो तो भूखा रह गया। अब यहाँ पे रोल आता है मदर का। मदर का क्या रोल आता है इसमें, मदर के पास 20 ग्रेव्स जो हैं वो क्या हैं, वो रिजर्व में है, उन्होंने रिजर्व में रखा है। तो इन्होंने पूछा बाबू से कि बाबू तुमको कितना और ग्रेप्स दे दूं कि तुम भी सेटिस्फाई हो जाए, तुम्हारा भी पेट भर जाए। बाबू ने कहा कि मम्मा मुझे तुम अगर 10 ग्रेप्स और दे देते हो, 10 ग्रेप्स और आप दे देते हो, तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। मदर ने अपने रिजर्व में से 10 ग्रेप्स उठाए और बाबू को दे दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाबू भी सेटिस्फाई हो गया, +10, इसने भी 20 खा लिए और ही इज नाउ सेटिस्फाइड, वो भी सेटिस्फाई हो गया कि भाई अब पेट भर लगा है, कि पेट में कुछ गया है, अब मैं भूखा नहीं हूं। तो इसका रिजल्ट क्या निकला सर, रिजल्ट ये निकला कि कोई भी भूखा नहीं सोया, ठीक है। दूसरा चीज ये था इसमें, इसका जो रिजल्ट था वो क्या था कि नो वन स्लेप्ट हंग्री, नो वन इज स्लीपिंग, नो वन इज स्लीपिंग हंग्री नाउ, नाउ कोई भी भूखा नहीं सो रहा है, सब लोग जो है उन्होंने आराम से खाया ग्रेप्स। अब इसी कॉन्सेप्ट को पॉलिटी में एक बार लगा के देखते हैं हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को पॉलिटी में लगा के देखते हैं। देखिए ये हमारे क्या है, सोसाइटल रिसोर्सेज हैं, क्या है, लैंड है, ऑयल है, माइंस है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी ये एग्जांपल लेता हूँ। अब देखिए ये जो अगर ऑयल है, तेल, तेल है, तेल भाई निकलता है ना, ऑयल है, तो ये किसका है, ये सबका है भाई, एवरीवन। ये अगर ऑयल है तो सबका है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एक चीज, इफ आई आस्क यू इन इंडिया विच बॉडी इज मैनेजिंग और एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, इन इंडिया, इंडिया में विच बॉडी इज एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, मतलब मेरा कहने का है कि इंडिया में, भारत में कौन सी बॉडी ऑयल को निकाल रही है, तेल जो है वो कौन सी बॉडी निकाल रही है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या बोथ। जाहिर सी बात है बोथ, इंडिया में दोनों निकाल रहे हैं ना, इंडिया में दोनों निकाल रहे हैं। इकोनॉमिक जो कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो वेयर यू हैव पब्लिक ओनरशिप एंड प्राइवेट ओनरशिप इन दैट इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, वो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट जहां पे पब्लिक प्लस प्राइवेट ओनरशिप होती है, दोनों होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कहने का है जो ऑयल है, जो ऑयल है, कुछ चीजें देखो सरकार के पास, कुछ चीजें सरकार अपने पास रखेगी और कुछ चीजें दे देगी प्राइवेट में, कि भैया लो, अपना पब्लिक के लिए छोड़ देगी, अपना आप करते रहिए, उस पर अपना आप कम करिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑयल है, तेल की बात है, तो तेल आप देखो ओएनजीसी भी निकाल रही है, ऑयल इंडिया लिमिटेड भी निकाल रही है, ऑयल इंडिया लिमिटेड भी निकाल रही है, और फिर रिलायंस भी निकाल रही है, रिलायंस भी निकाल रही है, रिलायंस भी निकाल रही है, ओएनजीसी भी निकाल, तो दोनों है, ये दोनों ही निकाल रहे हैं, प्राइवेट भी पब्लिक भी निकाल रहे हैं और प्राइवेट भी निकाल रहे हैं, ऑयल दोनों लोग निकाल रहे हैं। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों लोग के लिए हम लोग ने करा। बट अब ये देखो, अब आप एक चीज बताओ मुझे, आप एक चीज देखिए इसमें कि ये जो ऑयल है, ये जो ऑयल है अंबानी निकाल रहा है, तो हु इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस ऑयल, मतलब अगर ये ऑयल जो है ये रिलायंस निकाल रही है तो अंबानी को बेनिफिट मिल रहा है ना। अगर ये ऑयल है, ये अगर रिलायंस कंपनी निकाल रही है तो इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, अंबानी को या हमको। मेरा क्वेश्चन ये, अगर ये जो ऑयल है वो रिलायंस निकाल रही है, रिलायंस लिमिटेड निकाल रही है ऑयल जो है धरती से, ये रिलायंस निकाल रही है, तो इसका बेनिफिट अंबानी को मिल रहा है या हमको मिल रहा है। सर आप ऐसे देखिए कि अंबानी इज गेटिंग डायरेक्टली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ऑयल, मतलब अंबानी जो है उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, वो डायरेक्टली बेनिफिट पा रहा है इस ऑयल का।
कैसे? वो बेच रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, वो डायरेक्ट बेनिफिट है उसका। लेकिन हम लोग भी तो इनडायरेक्टली बेनिफिटेड हैं, बोथ, मतलब अंबानी एंड अस, बोथ। क्यों? वाई? बिकॉज भाई देखिए, अंबानी तेल बेचेगा, जितना अंबानी तेल बेचेगा उतना वो प्रॉफिट कमाएगा, और जितना वो प्रॉफिट कमाएगा उतना ही वो टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स। इंडिया में क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना अंबानी तेल बेचेगा उतना ही वो प्रॉफिट कमाएगा, और जितना प्रॉफिट कमाएगा वो उतना टैक्स बेचेगा, क्योंकि इंडिया में है ये प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का हमें क्या मतलब है? सर आप ऐसे समझिए कि वो जो उषा जी ने अपने पास अंगूर रखे हैं वो क्या है? वो उनको किसने दिए हैं? वो टैक्स के रूप में अंबानी ने ही तो दिए हैं, मतलब राम श्याम घनश्याम और बाबू ने ही तो दिए हैं वो टैक्स के रूप में। और उसका उषा जी ने क्या किया था? उषा जी ने क्या किया था उसका? राम श्याम घनश्याम वगैरह जो थे वो तो खा लिए थे। लेकिन जब बाबू, जो कि उसको डिनोट कर रहा है, बाबू इज डिनोटिंग पुअर हेयर, बाबू, BABU, पुअर। तो और उषा जी इज व्हाट? उषा जी इज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने किसको दिया था? बाबू को, पुअर को। तो कहने का मतलब है माई चाइल्ड कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम पुअर। मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ, या मैं हेल्थ केयर नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ, बिकॉज आई एम पुअर। आई एम स्लीपिंग हंग्री बिकॉज आई एम पुअर। आई एम लैंडलेस बिकॉज आई एम पुअर। तो अब ये सब चीजों का जो ध्यान है वो कौन रखेगा? बट थैंकफुली जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है? व्हेन अंबानी पेज द टैक्स, अंबानी जो है वो टैक्स देते हैं। वो टैक्स देता है किसको? गवर्नमेंट को देता है, सिस्टम को देता है, गवर्नमेंट को देता है। तो गवर्नमेंट हमको क्या देती है? फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन। अंबानी टैक्स देता है तो फिर गवर्नमेंट को पैसा देता है, तो गवर्नमेंट उस पैसे से हमको क्या देती है? हेल्थ केयर। फिर हमको क्या देती है? हमको भाई राशन देती है, जब अंबानी पैसा देता है। तो अंबानी टैक्स दे रहा है, उस पैसे से हमको गरीबों का भला हो रहा है, राइट? उस पैसे से हो रहा है। अब जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट हमको दे पा रही है वो सिर्फ इसलिए दे पा रही है, क्यों? क्योंकि ये जो है भाई अंबानी सर जो है वो टैक्स दे रहे हैं, वो इसीलिए तो हो पा रहा है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। और किस फॉर्म में दे रहा है? आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस बेनिफिट इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो अंबानी को जो मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए गवर्नमेंट के थ्रू हमको भी तो मिल रहा है। कैसे? भाई देखिए ना, इनडायरेक्टली की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हमारे लिए ही तो हैं। वो पे करेगा, ही विल पे टैक्स, वो जो है वो टैक्स पे करेगा। इट विल कम टू मी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। मेरे पास पहुंचेगा किस फॉर्म में? गवर्नमेंट स्कीम के फॉर्म में। मिड डे मील, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान या इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, ये सारी चीजें क्या है? ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो किसके लिए? पुअर के लिए। और ये पुअर को ये गवर्नमेंट क्यों दे पा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा, और वो पैसा कहाँ से आया? अंबानी ने जो टैक्स दिया है उसकी वजह से आया। अब सिर्फ अंबानी ने टैक्स नहीं दिया है, और भी लोग हैं, मैं इस एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। दूसरी बात इसमें यह है कि लेट्स से कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे वर्क करते हैं, कहाँ पे? रिलायंस में। तो हमारे पेरेंट्स अगर रिलायंस में वर्क कर रहे हैं तो लैक्स ऑफ पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इतने लाखों पीपल वहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया के। तो वो क्या जनरेट कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है कहीं ना कहीं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की वजह से इज ही नॉट मेकिंग अ शेयर होल्डर ऑफ इन द ऑयल? कहीं ना कहीं आपको वो शेयर होल्डर भी तो बना रहा है ऑयल में। आप शेयर होल्डर भी तो बन गए ऑयल के, तो ये भी तो हुआ। तो इनडायरेक्टली तो वहां भी बेनिफिट मिल गया आपको। ऑल्सो इनोवेटिंग, ऑल्सो ही इज ऑल्सो इनोवेटिंग इन द सेंस कि भैया तेल निकालना इतना आसान नहीं है कि गड्ढा खोदा और तेल निकलने लगा फटाफट, है ना? ये नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारे आइडियाज लगते हैं, बहुत दिमाग लगता है। तो ये दिमाग लगा के क्या हो रहा है? ये दिमाग लगा के अंबानी जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज भी लेके आ रहा है कंट्री में। बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, राइट? जो जियो है, 5G है, 4G, आप देखो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? इसी से तो आई है। बहुत सारी नई चीजें, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं लोग। तो दिस इज द थिंग। आप मुझे बताओ कंक्लूजन क्या निकला इस इंडिया में? अब इंडिया में कंक्लूजन ये निकला, हु इज गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ऑयल? सर एवरीवन इज गेटिंग। अगर मैं पूछूं हु इज गेटिंग बेनिफिटेड ऑफ ऑयल? अगर मैं, मेरे पास गाड़ी नहीं भी है ना, मेरे पास गाड़ी नहीं भी है
और मैं मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ, फिर भी मैं इस ऑयल का बेनिफिट उठा रहा हूँ। कैसे सर? इसी से कि मेरे को गवर्नमेंट स्कीम मिल रही है, तो मैं फिर भी इनडायरेक्टली मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है। अगर मेरे पास गाड़ी, मैं ऑयल का यूज नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आई एम गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस ऑयल। तो मतलब कहने का है एवरीवन, सबको मिल रहा है, सबको ही मिल रहा है पर्टिकुलर थिंग। अब देखिए, आर दे गेटिंग इक्वली बेनिफिटेड? कहने का क्वेश्चन अब देखो, हु इज गेटिंग बेनिफिटेड? सब लोग। बेनिफिट किसको मिल रहा है? सबको मिल रहा है। लेकिन क्या इक्वल बेनिफिट मिल रहा है? नहीं सर। इक्वल बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि देखो भैया, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अंबानी जो है ना, उसने हार्ड वर्क किया है। एवरीवन इज नॉट डूइंग इक्वल हार्ड वर्क, तो इक्वल बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। एवरीवन इज नॉट डूइंग इक्वल हार्ड वर्क। थोड़ी राइटिंग समझ लेना, ये मेरे पता है ये गलत है स्पेलिंग, ठीक है। तो एवरीवन इज नॉट डूइंग इक्वल हार्ड वर्क, इस वजह से एवरीवन इज नॉट गेटिंग इक्वली बेनिफिटेड। भाई देखिए ना, अंबानी ने हार्ड वर्क किया तो साथ में उसने रिस्क भी तो लिया है। अब देखो, आज हम लोग वहां जाते हैं, नौकरी पकड़ के बैठ जाते हैं, हम लोग नौकरी लेके बैठ जा रहे हैं, हम लोग सेफ साइड पे। लेकिन उनके फादर ने बिजनेस स्टार्ट किया, उनके फादर ने रिस्क लिया, तो उसका जो बेनिफिट है वो तो उन्हीं को मिलेगा ना। उनके फादर ने रिस्क लिया था, हम लोग भी हार्ड वर्क करते हैं, हम लोग भी रिस्क लेते हैं, शायद हम लोग को भी मिलेगा। तो दिस इज द थिंग जिसमें बिकॉज दे हैव डन बेटर, या दे हैव डन मोर हार्ड वर्क, या दे हैव टेकन मोर रिस्क, सो दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट। हम लोग ने कम रिस्क लिया है, हम लोग ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किए हैं, तो हम लोग को कम देखने के लिए मिला है, राइट। अब आप ऐसे समझिए, हम लोग क्या करते हैं, दे डिजर्व। मैंने यही कहा ना कि अगर वो लोग, उन लोग ने हार्ड वर्क ज्यादा किया है, हार्ड वर्क ज्यादा किया है, साथ में रिस्क भी लिया है। अब ये जो ऑयल निकालने में हमारा क्या रिस्क है? हमारा कोई रिस्क नहीं है। हमारा रिस्क नहीं है, इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से हम डिजर्व भी कम करते हैं, बट वी डिजर्व। हम कम डिजर्व करते हैं, लेकिन डिजर्व तो करते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है, क्यों क्यों डिजर्व करते हैं? बिकॉज ये जो ऑयल है, ये जो ऑयल है वो किसका है? वो सबका है। ये जो ऑयल है वो सबका है, सबका है। तो ये जो ऑयल अगर सबका है तो बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। कम मिले ज्यादा मिले वो पॉइंट नहीं है, लेकिन मिले, दिस इज द पॉइंट। तो उसका फायदा सबको मिलना ही चाहिए। अब आप ऐसे समझिए कि अगर ऐसा हो कि अंबानी जो है, अंबानी अंबानी अमीर होता जाए और हम लोग वहीं के वहीं रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं पॉसिबल है। मतलब ऐसे समझिए, अगर अंबानी और अमीर बनेगा तो हम भी और अमीर बनेंगे। क्यों? अंबानी और अमीर बना, इसने और पैसा दिया गवर्नमेंट को, और पैसा दिया गवर्नमेंट को, हमारे लिए और स्कीम आई, तो हम भी ऊपर आए, फिर ये यहाँ पहुंचा, हम भी यहाँ पहुंचे। इस तरीके से हम इनके पैरेलली तो नहीं, बट हाँ एक सिंक में चलेंगे, राइट। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अंबानी और बनता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, हम लोग यहीं पे, तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। दिस इज नॉट सोशलिज्म। सो दिस वॉज योर होल कॉन्सेप्ट अबाउट सोशलिज्म। सोशलिज्म जो है वो इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। भाई इस तरीके से अगर आप समझोगे तो सोशलिज्म के ऊपर आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख पाओगे, बहुत सारे पॉइंट्स लिख पाओगे अब आप। तो होप आपको सोशलिज्म अब प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। सोशलिज्म जो है वो थोड़ा सा लेंदी था, इस वजह से मैंने इसको चूज किया कि मैं आपको एक पर्टिकुलर लेक्चर दूंगा इसके ऊपर, और प्रॉपर ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सोशलिज्म पे ही बेस्ड होने वाला होगा। होप आपको पूरी तरीके से सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। देयर मस्ट बी नो क्वेरीज। अगर कुछ क्वेरी होती हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। अभी आपको जो है वो पूरी तरीके से मैंने सोशलिज्म को समझा दिया है, राइट। सो मैंने इसमें भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। डेफिनेटली आई विल नॉट डिक्टेट यू ऑल द पॉइंट्स, बट अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो मैं इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स देता रहता हूँ बीच बीच में। तो आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन, क्योंकि ये जो है चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं, राइट। दिस विल बी अ वेरी मच यूजफुल वीडियो फॉर यू। होप अब हम लोग इसमें आगे क्या बचा हुआ है, अब जैसे डेमोक्रेटिक बचा है, और साथ में हमारा क्या बचा हुआ है, डेमोक्रेटिक के बाद हमारा रिपब्लिक बचा है। बाकी तो हम लोग ने कर लिया है, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट आज हो गया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बचा है। इसको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से खत्म कर लूंगा। देखेंगे किस टाइम से हम लोग करते हैं। और आई होप आप लोग अब पीवाईक्यूज को थोड़ा सा ध्यान में रखते रहो, देखते रहो कि पीवाईक्यूज आपके किस तरीके से काम आ रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर।
अब जितना मैंने देखा है देयर इज़ नथिंग मोर कि मैं आपको बताऊँ, इसमें और कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं, जितना था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सो वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मुझे पता है मंडे से अब आपका ज्योग्राफी फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो दिस विल बी अ गैप। आपको 3-3 दिन का विंडो मिलता है, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से, ताकि आप और भी जो आप बुक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो उसको, उससे आप इसको कवर कर लो, पढ़ लो, सो दैट ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएँ। सो आई होप आपको ये पूरी राम कथा है जी की और उनके रशियन की, ये सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगी। वी विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।